पूरी दुनिया के सैकड़ों देशों में डोनाल्ड ट्रंप या कहिए अमेरिका की आंख में यदि कोई एक देश सबसे ज्यादा खटकता है तो वो कोई और नहीं बल्कि नॉर्थ कोरिया है। जैसे एक राइडर जो होता है वो अपनी बाइक को अलग अलग ट्रैक्स पे लेके जाता है, लेकिन एक ट्रैक हर बार उसको फिसला दे और नीचे गिरा दे, वो अमेरिका के लिए वो ट्रैक है नॉर्थ कोरिया या कहिए किम जोंग उन। अब किम जोंग उन ने जिस तरीके से अपनी एक्टिविटीज को फिर से एक तरह से नया रूप में लाकर के सामने रख दिया है, और ये साहब जो पूरी दुनिया के अंदर अपना डंका बजाते फिर रहे हैं, दुनिया के कोने कोने में खुद के नए प्रभाव को जमाने का प्रयास कर रहे हैं, उसको फिर से पिघला दिया जाता है। क्या कुछ हो रहा है, सारी बात की चर्चा इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज पारिक, आप देख रहे हैं नीरज पारिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फर्स्ट टाइम हमारे साथ में है तो ट्रुथ, इनसाइट एंड इंपैक्टफुल कंटेंट के लिए अभी सब्सक्राइब करें और हिस्सा बने इस तेजी से बढ़ते जियोपॉलिटिकल परिवार का। साथियों, बात ऐसी है कि नॉर्थ कोरिया के जो लीडर हैं किम जोंग उन, वो अभी अपने न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर फिर से एक नए स्टेटमेंट दे चुके हैं। अपने मिसाइल टेस्टिंग वो शुरुआत कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि अब हम हमारे न्यूक्लियर टेस्ट के नए फेज में जाने वाले हैं। अब हमारी ताकत का कोई सानी नहीं होगा, हम अनकंट्रोल्ड तरीके से काम करेंगे, हमारे पे कोई किसी का नियंत्रण नहीं है। किम जोंग उन ऐसा क्यों कह रहे हैं, आज के इस विश्लेषण में पहले बात होगी कि हुआ क्या है, फिर बात यह होगी कि ऐसा हो क्यों रहा है, या कोई तीसरी शक्ति पीछे बैठ के ये सब काम करवा रही है। तो किम जोंग उन ने जो पुराना बिहेवियर किम जोंग उनका रहा है नॉर्थ कोरिया का, वो इस बात को तो प्रमाणित करने के लिए काफी है कि अमेरिका के आगे देश झुकने वाला तो नहीं है। अब यहां पे जब खबरों के विश्लेषण में हम गए तो बहुत सारी खबरें इस संदर्भ में निकल करके आई कि नॉर्थ कोरिया जो है वो अब एक अपने न्यूक्लियर टेस्टिंग फेज में जा रहा है। नए परमाणु हथियार और परमाणु हथियारों की श्रृंखला की विस्तृत वो करने जा रहा है। अनुमान लगभग ये है कि इसके पास 50 न्यूक्लियर वेपन्स इसके पास प्रेजेंट में हो सकते हैं। अब उस जखीरे को ये बढ़ाना चाहता है। बढ़ाना क्यों चाहता है, आप एक बात को अच्छे से समझ लीजिए। आज अगर ये देश न्यूक्लियर पावर से संपन्न नहीं होता तो जो हाल वेनेजुएला का आज हुआ है, ईरान का हो रहा है, ग्रीनलैंड जैसे नाटो नेशन परेशान हो रहे हैं, इनको सर कभी का अमेरिका साफ कर चुका होता। इसका मतलब प्रमाणित यहां यह होता है कि जो शक्ति होती है, शक्ति की साधना जिस देश ने की है, शक्ति को संधान जो कर लेता है, वो दुनिया के अंदर टिकता है और राज करता है। आप खबर देखिए किम जोंग उनकी तरफ से क्या आती है। खबर है नॉर्थ कोरिया टेस्ट इंप्रूव्ड वर्जन ऑफ NK-25 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम। अब ये जो रॉकेट सिस्टम लॉन्चिंग जो इन्होंने किया है, फिर से इसके मल्टीपल टेस्ट हुए हैं, उसका उद्देश्य अपने रेंज का विस्तार देना है। रेंज को विस्तार देके पैसिफिक में ये मैसेज दे देना है कि अमेरिका या अमेरिका के चाटुकार, उसके पिछलग्गू कहीं भी घूमेंगे लेकिन पैसिफिक में एंट्री करना मत, पैसिफिक में उछल कूद करना मत, क्योंकि हम यहां पे अपनी ताकत लिए बैठे हैं और हमला करने में पीछे रहेंगे नहीं। यहां पर जो कल की खबर बनी थी, मेजर खबर, वो ये थी कि नॉर्थ कोरिया टू सून अनविल नेक्स्ट स्टेज न्यूक्लियर प्लान्स किम जोंग उन। मतलब परमाणु के हथियारों को लेकर के जो अमेरिका बार बार दबाव डालता है, उसको इसने मानने से मना कर दिया। ऐसी ही खबर जो है वो टाइम्स ऑफ इंडिया में भी कवर हुई है। अब बात थोड़ा सा हमें अगर समझना है तो एक कदम पीछे चल के नॉर्थ कोरिया के कुछ बेसिक पॉइंट्स को समझ लेते हैं, जिससे कि उस देश के चरित्र को पकड़ने में हमें आसानी हो और यह मालूम चले कि दुनिया की हर समस्या के पीछे अमेरिका क्यों होता है, वो भी यहां प्रकट हो जाएगा। क्योंकि नॉर्थ कोरिया के ही इन नेताओं को तानाशाह कहकर के मानवाधिकार के मुद्दे के ऊपर चीख चिल्लाहट मचाने का काम जो अमेरिका करता है, वही तो वेनेजुएला में हुआ है, वही तो ईरान में हो रहा है। तो वैसे ही कुछ बातें ये नॉर्थ कोरिया के लिए भी कहता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में इनकी एंट्री की अमेरिका की औकात नहीं है। आप बात समझिए, ये दौर था उस शीत युद्ध का जो 1945 के बाद से इसकी रेंज शुरू होती है, लेकिन जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था, द्वितीय विश्व युद्ध 39 से 45 के बीच में, उसमें आपको पता होगा कि एक्सिस पावर और अलाइज यानी मित्र राष्ट्र और धुरी शक्तियां दो विभक्त हुए थे। ऐसे दौर में जब यूएसएसआर वर्सेस यूएस का दौर चल रहा था, उनके उसी कालखंड के पहले जिस तरह से इटली, जर्मनी और जापान एक साथ होकर प्रबल राष्ट्रवाद के दौर में उन्मत्त थे, ऐसे समय पे इतिहास ये बताता है कि यही जापान जो आज यहां पे अमेरिका का दोस्त बना फिर रहा है, अमेरिका का वो एग्रेसिव राष्ट्रवाद ने दुनिया को परेशान भी किया था। उस समय चाइना की स्थितियां बहुत मजबूत नहीं थी, ये बहुत ही गरीब और मतलब एक अच्छी कंडीशन में बिल्कुल नहीं था। ये खुद एकीकरण के दौर में गुजरा, बाद में यहां क्रांति हुई।
अब यहां समझिए कि ये जो कोरिया है, ये कोरिया पेनिनसुला, ये कोरियन प्रायद्वीप, ये एक रूप था, इसका विभाजन भी नहीं था। और इसके ऊपर ये जापान का उपनिवेश हुआ करता था। जैसे ताइवान जापान का उपनिवेश था, वैसे ही ये भी उपनिवेश था। और मेरे दोस्तों 1910 से लेके 1945 तक ये उपनिवेश रहा। 45 के बाद में जापान में ही कुछ नहीं रहा, हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिरे। उसके बाद में इनको हुआ कि भाई अब किया क्या जाए। दुनिया में दो पावर थी, एक पावर था यूएसएसआर, एक पावर था अमेरिका। बोला जी एक काम करते हैं, ये जो कोरियन प्रायद्वीप है, कोरियन प्रायद्वीप के दो टुकड़े कर लेते हैं। नॉर्थ का हिस्सा जो चाइना से टच होता हुआ है, जहां पे समाजवादी विचारों की बहुलता है, वो यूएसएसआर के अंडर में रह जाएगा। और जो ये निचला हिस्सा बचेगा, ये अमेरिका की आइडियोलॉजिकल इंफ्लुएंस में रहेगा। अमेरिका यहां पे सेटलमेंट कर लेगा। ऐसी स्थिति में जब उत्तर के अंदर सोवियत संघ का राज हुआ, साउथ के अंदर अमेरिका के अधीन हुआ, और दोनों ने मिलकर यह तय किया कि अक्षांश रेखा जो हमारी लैटिट्यूड लाइन है, 38वीं अक्षांश रेखा, इसको हम हमारी सीमा मान लेंगे। ये अस्थायी होगी, बाद में इसके ऊपर विचार कर लिया जाएगा। अब साथियों होता क्या है, 1950 के अंदर, 45 में घटना हो गई, विभाजन हो गया। 1950 में नॉर्थ कोरिया अटैक कर देता है साउथ कोरिया के ऊपर। जो ये अटैक यहां पे हुआ, इस अटैक ने से पूरी सीमा रेखा को बदल दिया, और यहीं से इनका तनाव जो है वो शुरू हो जाता है। आप टेक्निकली अगर देखें तो 38वीं जो समानांतर रेखा है, या जो 38वीं लैटिट्यूड है, वो सीमा रेखा होनी चाहिए थी। ये जिगजैग क्यों है? क्योंकि जो ये अटैक किया गया नॉर्थ कोरिया की तरफ से, तो जब दोनों पावर भिड़े, ये दिखने में लग रहा था नॉर्थ कोरिया वर्सेस साउथ कोरिया, बट ये युद्ध हो रहा था यूएसएसआर बनाम अमेरिका। ठीक है, वो युद्ध जब लड़ रहे थे तो लगभग उस सीमा से 4300 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ज्यादा कैप्चर कर लिया साउथ कोरिया ने, यानी नॉर्थ कोरिया की बाउंड्री को क्रॉस करके। और नॉर्थ कोरिया ने लगभग 3900 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कैप्चर कर लिया साउथ कोरिया की टेरिटरी की तरफ। उसके बाद में इनकी शांति समझौते हुए, और जहां पे ये स्थितियां थी, जैसे अपने इंडिया में एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल है, वैसे ही वहां पे एक लाइन जो जहां पे सैनिक खड़े थे, उसको डीमिलिटराइज कर दिया गया और कहा गया कि जी अब यहां पे युद्ध नहीं होगा। 2-2 किलोमीटर दोनों तरफ डीमिलिटराइज जोन जो है उसको बना दिया गया। अब बात यह है कि उस स्थिति के बाद में दोनों देशों के बीच में तनाव भरपूर जारी है। अब वही तनाव वहां से लेके आज तक नॉर्थ कोरिया अमेरिका को देता आ रहा है। अब यहां पे जिस समय पे अमेरिका ने शुरुआत, आज तो अमेरिका सरेंडर कर चुका है नॉर्थ कोरिया के, माफ कीजिएगा, यूक्रेन के मुद्दे पे। रशिया की विन विन सिचुएशन है, हर तरफ इसकी थाली में घी एकदम तैर रहा है बुरी तरह से। अब पॉइंट यह है, जिस समय पे यूक्रेन के मुद्दे के ऊपर रशिया को आइसोलेट करने की कोशिश अमेरिका कर रहा था, उस समय पे नॉर्थ कोरिया ने अपने सैनिक वहां भेजे और कहा कि भाई हम हर स्थिति में रशिया के साथ खड़े हैं। क्योंकि यहां पे रशिया को जो सहयोग मिला था, रशिया ने दुनिया में दिखाया, क्योंकि रशिया कोई कम डिप्लोमेटिक, सर वो एक तरह से टाइकून इसको कह सकते हैं, ये पैसिफिक में अमेरिका को एंट्री नहीं दे सकता। तो ऐसा नहीं है कि रशिया को नॉर्थ कोरिया मदद नहीं करता तो क्या ही होता, बट ये सिंबल बड़ा क्लियर था कि हमारी पहुंच जो है वो पैसिफिक में बड़ी मजबूत बनी हुई है। अब साहब यहां पे खबर देखिए जो आई है 27 जनवरी 2026, 2-3 दिन पहले। आज 29 तारीख को वीडियो मिल रहा है, 26 तारीख की खबर है। लिखा क्या है, नॉर्थ कोरिया फायर्स बैलिस्टिक मिसाइल, कुछ हल्की मुठ नहीं है सर, बैलिस्टिक मिसाइल की बात है, बैलिस्टिक मिसाइल टुवर्ड्स सी ऑफ जापान। अब दोस्तों ये खबर किसने दी? टोक्यो, यानी जापान की मीडिया ने, जापान की सरकार ने ऑफिशियली कहा है कि जी नॉर्थ कोरिया ने एक बैलिस्टिक मिसाइल को जापान सागर की तरफ फायर किया है। अच्छा जी, टेस्टिंग की है। लेकिन जो नीचे लिखा है वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और आपको ये समझ में आ जाएगा कि रशिया के साथ में इनकी बॉन्डिंग क्या है और रशिया असल में गेम क्या कर रहा है। लिखा है, एनालिस्ट सेज दिस ड्राइव इज aimed improving precision strike capabilities, challenging the United States as well as South Korea। यानी ये अपनी शक्ति को बढ़ावा देना है, क्योंकि अमेरिका और साउथ कोरिया को चुनौती देनी है। एंड टेस्टिंग वेपन्स बिफोर, सर प्लीज पे योर अटेंशन, बिफोर पोटेंशियली एक्सपोर्टिंग देम टू रशिया, यानी रशिया के तरफ संभावित रूप से होने वाले उन हथियारों के निर्यात को भी टेस्ट करना है कि जो हम रशिया भेजने जा रहे हैं, रशिया को बेचने जा रहे हैं मिसाइल, वो योग्य है या नहीं। जिस तरीके से अमेरिका ने गला घोटने की कोशिश की है बहुत सारे देशों की इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा के, तो देश अपना काम कैसे चलाएंगे? उनको कोई तो आर्थिक स्रोत, उनका इकोनॉमिक सोर्स होना चाहिए।
इनके लिए इकोनॉमिक सोर्स ये रहा कि भैया हथियार जो है हम रशिया को सेल कर देंगे। अब रशिया उसके बदले पैसा देगा, उनकी इकोनॉमी चलेगी और वो आगे बढ़ेंगे। तो दोनों देशों के बीच अब आप सोचिए, नॉर्थ कोरिया हथियारों को कहां भेजने जा रहा है? रशिया। तो इन दोनों की इस बॉन्डिंग को आप क्या ही कहेंगे। कुछ समय पहले सेर्गेई लैवरोव, जो कि रशिया के अंदर आप इन्हें मान लीजिए कि जब पुतिन के बाद अगर किसी बड़े नेता का नाम या नंबर आता है विदेशी मुद्दों में तो सेर्गेई लैवरोव हैं। सेर्गेई लैवरोव पहुंचे थे नॉर्थ कोरिया में बड़ा ग्रैंड वेलकम हुआ। अब यहां पे नॉर्थ कोरिया जुलाई 14, 2025 की बात है, कहता है नॉर्थ कोरिया किम ऑफर्स रशिया अनकंडीशनल सपोर्ट। किम जोंग उन ने कहा कि आप यूक्रेन के मुद्दे पे चिंता मत करो, अनकंडीशनल सपोर्ट रखेंगे। अब भाई देखो, ऐसा है तो कर भला तो हो भला, एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों तालियां बराबर, दोनों हाथ बराबर चाहिए। नॉर्थ कोरिया खड़ा रहा मजबूती से, तो उसके परिणाम में रशिया ने क्या दिया नॉर्थ कोरिया को, वो भी आपके सामने आएगा। पहले आप ये मैप देखिए, जिस जगह के ऊपर हम देख रहे हैं सर, ये ग्लोब के इस हिस्से में कहीं आता है। यहां पे आप ये पाएंगे कि नॉर्थ कोरिया, यहां पे चाइना और यहां पे रशिया, मतलब ये एक ट्राई जंक्शन है जहां तीनों देशों की सीमाएं मिलती हैं। कहने का मतलब ज्योग्राफिकली देखा जाए तो चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया तीनों एक साथ चल रहे हैं। अब यहां पे रशिया सपोर्ट करता है नॉर्थ कोरिया को, चाइना सपोर्ट करता है नॉर्थ कोरिया को, लेकिन दोनों के उद्देश्य थोड़े अलग अलग हैं। बात ये भी समझिए क्यों, क्योंकि रशिया का टारगेट है कि पैसिफिक में यूएस की एंट्री को रोका जाए, इसका मेजर पर्सपेक्टिव है, मेजर टारगेट है। वहीं पे चीन जो है, चीन ये नहीं चाहता कि बहुत एक्सट्रीम पावरफुल हो जाए, बट वो ये जरूर देखता है कि जहां पे जापान और ये बाकी देश हैं, कल को उलझन पैदा होती है तो एक बफर स्टेट के रूप में नॉर्थ कोरिया रहे, क्योंकि एक एग्रेसिव स्टेट है। तो वो अपनी एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में देखता है नॉर्थ कोरिया को। रशिया जो है वो नॉर्थ कोरिया को इस एंगल से देखता है कि ये हमारे लिए अमेरिका को काउंटर करने का या अमेरिका के पावर को बैलेंस करने का एक प्रॉक्सी स्टेट के रूप में काम करेगा, जैसा इजराइल करता है आपके मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका के लिए। इस प्रकार की स्ट्रैटेजी यहां पे इन्होंने बनाई है। तो इनका ट्रॉइका के बारे में क्या ही कहें, ये त्रिदेव या ये त्रिमूर्ति, ये ट्रॉइका अमेरिका की रातों की नींद हराम करके रखे हैं। अब साहब थोड़ा सा आगे आइए और कुछ चीजों को और गहराई में समझिए। अमेरिका की ज्योग्राफिकल लोकेशन यहां है। अगर आप इस पैसिफिक ओशियन को आप ग्लोब में देखेंगे तो लगभग एकसार है। आप देखो पैसिफिक ओशियन को छोड़ करके अमेरिका ने कहां कहां पे एंट्री ली है, फिर आपको समझ में आएगा कि कोरिया का रोल कितना बड़ा है। अगर आप आएंगे अपने ही उसी के पड़ोस में, तो मैक्सिको पे दबाव डाल रहा है पूरी तरह से, यहां पे क्यूबा को कंट्रोल किया है, यहां पे वेनेजुएला, यहां पे कोलंबिया को इन्होंने परेशान किया है। जब आप ऊपर की तरफ आएंगे तो ये तो सर पूरा एरिया ही ये चाहता है, कनाडा को ये परेशान कर रहा है, तो मतलब अटलांटिक की तरफ ये पूरी एंट्री ले चुका है। आइए अफ्रीका के अंदर, तो अफ्रीका के अंदर बहुत सारे देशों के अंदर तो ये लूटमार उस तरह से मचा रहा है, क्योंकि यहां पे सेनाएं हैं नहीं, गरीब इतनी ज्यादा है कि इनकी कंपनियां यहां पे चाहे पेट्रोलियम है, चाहे गोल्ड है, चाहे और मिनरल्स है, ढंग से एक्सप्लॉइट करें जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो अफ्रीका के अंदर इनकी एंट्री है। दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट के अंदर तो आपको सारी कहानी पता चल ही रही है, यूएई में इनके बेस बने हुए हैं, ईरान को कंट्रोल करके परेशान यहां पे किया जा रहा है। दूसरी तरफ जब आप यूरोप के अंदर एंट्री लेंगे तो यूरोप के अंदर नेटो की वजह से हलचल पूरी अमेरिका ने मचाई है। बचा कौन सा एरिया? बचा एरिया ये वाला, पैसिफिक वाला। पैसिफिक में इसको चाहिए जापान, और उसी लिए इसने क्वाड बनाया था मेरे दोस्तों, ठीक है। उसी क्वाड में ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस और इंडिया को मिला के ये उस पैसिफिक के अंदर चाइना को कंट्रोल करना चाहता था। आज क्वाड तो कमजोर पड़ रहा है, लेकिन अब यहां पे जापान और कोरिया के रूप में जो अपने इसने देश बिठाए हुए हैं, इनको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी नॉर्थ कोरियन ली और कहा कि भैया यहां तो हम तुम्हें एंट्री नहीं लेने देंगे। तो बाकी कहानी आप पूरी देखिए। डियागो गार्सिया की कहानी समझ में आ ही गई। जो डियागो गार्सिया के अंदर जो द्वीप है उसको मॉरिशस को जैसे ब्रिटेन देने जा रहा है, कितनी उछल कूद मची हुई है। तो अमेरिका ने लगभग पूरे ग्लोब में अपने पैर पसारे हैं। विशेष रूप में ट्रंप के शासनकाल के बाद जो ये मागा का नारा आया है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसके बाद इनकी एक्टिविटीज नेगेटिवली काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो ऐसी स्थिति में पैसिफिक में अगर यहां से देखा जाए तो अमेरिका आज न्यूक्लियर, अगर उस रेंज में देखें तो क्या कोरिया की न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं वो अमेरिका को टारगेट कर सकते हैं? इजीली कर सकते हैं। उसकी रेंज इससे प्राप्त हो चुकी है। रहा यहां पे जापान और बाकी देश, तो बाकी देशों की इतनी कोई बेहतर स्थिति नहीं है कि सीधा डायरेक्ट यहां पे पंगा
लिया जा सके। अब साहब इनके पीछे बात आती है कि है कौन, इसको ताकत दे कौन रहा है इतनी सब, तो निश्चित रूप से वो रशिया है। रशिया इसलिए है क्योंकि 2024 में कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ट्रीटी दोनों देशों के बीच हुई है। ये वैसी ही संधि थी जो यूएसएसआर के समय जब भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुआ करती थी, और इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में भी इसी प्रकार की संधि रशिया से या उस समय के यूएसएसआर से की गई थी, जिसकी मदद हमें 1971 के वॉर में अमेरिका के खिलाफ देखने को मिली थी। तो साहब जब संधियां हो चुकी है तो दो राष्ट्र एक दूसरे को समर्थन सहयोग क्यों नहीं करेंगे। दूसरी बात यह कि जिस समय पे ये एग्रीमेंट हुआ था 24 में, और राष्ट्रपति पुतिन जब पहुंचे थे नॉर्थ कोरिया, तो आप ये तस्वीर देखिए, वेलकम तो ऑब्वियस बात है होता ही है, लेकिन नॉर्थ कोरिया के एक तानाशाही वाले शासनकाल में, कालखंड में अपने सुप्रीम लीडर के पैरेलल किसी देश के राष्ट्रपति की फोटो लगना, ये बहुत 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 रेयरेस्ट है। और इसको देख करके स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां पे रशिया की पकड़ कितनी मजबूत है और इन दोनों देशों की बॉन्डिंग कितनी गहरी है। अब साहब तीसरा देश आता है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के प्राइम मिनिस्टर, अभी जो प्रेसिडेंट बने, नए नए प्रेसिडेंट बने हैं, इनका भी जो रवैया था, शुरुआती रूप में कहा जा रहा था कि ये समाजवादी विचार का आदमी है, हो सकता है नॉर्थ कोरिया से बैलेंसिव टॉक्स करे। लेकिन सर होता क्या है कि कहानी कुछ और थी, हुआ कुछ और। अमेरिका की तरफ जब कदम बढ़ा है तो सीधी सीधी धमकी इनको दी गई कि ज्यादा उछलने की आवश्यकता नहीं है, एरिया के अंदर अमेरिका की एंट्री तो हम होने नहीं देंगे। तो नॉर्थ कोरिया के टारगेट यहां दो हैं, एक अमेरिका है और दूसरा है साउथ कोरिया। अब साहब इस स्थिति के अंदर रिलैक्सिंग मोड में जो पुतिन बैठे हैं, पुतिन ने इस बात को तो स्टैब्लिश कर दिया है कि इस एरिया के अंदर जो डिप्लोमेटिक जीत है वो सिकंदर की ही रहेगी। आपके विचार क्या है जरूर बताइएगा। अब साहब क्या ये ट्रंप की कंडीशन को कमजोर करेगा? निश्चित रूप से करेगा। 3-4 पॉइंट बड़े क्लियर हैं। पहली चीज, अमेरिका यूरोप में रूस से जूझ रहा है, चल रहा है मामला अभी। इस स्थिति में ग्रीनलैंड भी जोड़ लीजिए। आज की तारीख में ग्रीनलैंड जोड़ेंगे तो आप यूके से भी सिर आपकी खपाई हो रही है, आप कनाडा से भी आप टेंशन में जा रहे हो, मिडिल ईस्ट में ईरान चुनौतियां बढ़ा रहा है, इंडो पैसिफिक में चाइना भारत रशिया का समीकरण अमेरिका के खिलाफ बना। एससीओ समिट में क्या हुआ था? अब उत्तर कोरिया भी टाइमिंग वाले मिसाइल टेस्ट से अमेरिका को दिखा रहा है कि एशिया में उसकी पकड़ जो है वो ढीली पड़ रही है। क्वाड का कमजोर होना भी इसमें एक बहुत बड़ी कड़ी के रूप में निकल करके आता है। तो साहब निराशा ट्रंप को हर बार हाथ लगती रही इस इलाके से, इस बार फिर लगी है। और अब यहां पे मुद्दा यह है कि किम जोंग उन इसके पीछे सोच क्या रहे हैं, कौन सी सोच उनकी वहां काम कर रही है। क्योंकि इसी समय को उन्होंने क्यों चुना? वो इसलिए चुना, निकोलस मादुरो को जिस तरीके से डिटेन किया गया, आज निकोलस मादुरो के देश में भी न्यूक्लियर पावर होता तो क्या अमेरिका की औकात होती? क्योंकि जिस समय फिदेल कास्ट्रो क्यूबा के लीडर थे और क्यूबा के लीडर ने उस शीत युद्ध के दौर में जब एक नाव, एक जहाज के ऊपर परमाणु मिसाइल तैनात कर दी थी अमेरिका की तरफ, अमेरिका क्या कर पाया था? वो गन बॉट डिप्लोमेसी दुनिया के इतिहास के अंदर स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया था कि एक छोटा सा अदना सा देश एक महाशक्ति को रोक दिया था। तो इनके पास होता तो क्या ये इस स्थिति में पहुंचते? नहीं। तो शक्ति का अभाव था, तो जेल की हवा खानी पड़ रही है। तो एक सबक। दूसरा, ईरान आपके सामने ही है। ईरान के साथ में तो क्या कंडीशन हो रही है? अभी आपका जो अब्राहम लिंकन नाम से ये जो वॉरशिप है ये पहुंच गया है, अब क्या कुछ कंडीशन होगी, ये भी एक बड़ी बात है। तीसरी चीज, जिस तरीके की शर्तें इसने डाली हैं कि न्यूक्लियर वेपन को कम करो, न्यूक्लियर खत्म करो, एनरिच्ड यूरेनियम को हटा दो, ये सब बातें मिलकर के प्लस ईरान पे किए गए न्यूक्लियर जो एस्टैब्लिशमेंट पे हमले, ये दिखाते हैं कि इनके लिए अब आवश्यक ये हो चुका है कि अपनी सिक्योरिटी को प्रायोरिटी दें और किसी भी स्थिति में कॉम्प्रोमाइज ये ना करें। कारण, क्योंकि चाइना जो है, चाइना इसको एज ए बफर स्टेट देख रहा है, रशिया इसको एज ए स्टेट देख रहा है जो जापान को या कहिए एक कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को या अमेरिका को कंट्रोल करने का काम यहां से करेगा। तो दुनिया के इन देशों के बारे में मैं अक्सर बात करता हूं। ये जो देश आप देख रहे हैं, चाहे किम जोंग उन है नॉर्थ कोरिया से, लूला डी सिल्वा ब्राजील से, पुतिन या तो खामेनेई या फिर शी जिनपिंग, इन सब देशों ने एक बेहतर तरीके से चुनौती और चैलेंज दिया है। नकारात्मक शक्तियों को इनके आगे हाथ खड़े नहीं किए हैं। रही बात भारत की, तो भारत का जो बैलेंसिव एटीट्यूड है वो यूरोप से डील करके इनको अमेरिका को औकात दिखा चुका है। अब अमेरिका भारत की शर्तों पे बहुत जल्दी डील करेगा। आपके विचार क्या है जरूर से बताइएगा। ये तो दुखी है, लेकिन अब दुनिया के लिए, क्योंकि यहां दुख है तो दुनिया में खुशी की बहार निश्चित रूप से आना तय है। अब साहब किम जोंग उन ने ये जो किया है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं?
और भारत को किम जोंग उन से संबंधों में किस प्रकार से परिवर्तन लाना चाहिए। आपके विचार हैं कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, वेट रहेगा, क्योंकि आपके दिए हुए कमेंट हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। और अगर सेशन अच्छा लगा है, सुन के इंफॉर्मेटिव लगा है, कुछ आपको लगा है भाई हाँ बंदे ने मेहनत की है, तो थोड़ा सा उत्साह बढ़ा दीजिएगा। आपके आशीर्वाद का वेट रहेगा। विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग, सी यू सून अगेन, बाय बाय, जय हिंद।